हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजू रॉकेट। तो फ्रेंड्स, इग्नू बीएड के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं उसकी हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेकर आने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है आप सभी के लिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, आज सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंस एट स्कूल लेवल। उसके बाद देखेंगे रिलेशनशिप क्या है सोशल साइंस के बाकी सारे डिसिप्लिन्स के साथ, और लास्ट में देखेंगे कि अप्रोचेस क्या है सोशल साइंस को पढ़ाने के लिए। और इन सब के बीच में हम एक टॉपिक और देखने वाले हैं कि सोशल साइंस का सोसाइटी के साथ इंटरफेस कैसे रहता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंस एट स्कूल लेवल। जैसे कि हम सबको पता है कि सोशल साइंस जैसे बाकी सारे सब्जेक्ट स्कूल में कंपलसरी होते हैं, ऐसे ही सोशल साइंस को भी एक कंपलसरी सब्जेक्ट माना गया है। प्राइमरी स्टेज पर यानी कि 1st to 5th क्लास तक इसे ईवीएस करिकुलम के रूप में देखा जाता है। ईवीएस यानी एनवायरमेंटल स्टडीज़, जिसमें सोशल साइंस, साइंस और करंट अफेयर्स, जीके, ये सब आ जाते हैं टॉपिक्स। उसके बाद अगर अपर प्राइमरी स्टेज में देखा जाए तो अपर प्राइमरी में आती हैं 6 to लेकर 8 क्लासेस तक। उसमें सोशल साइंस को 4 पार्ट्स में, वैसे तो 3 पार्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, इसको एक ही माना गया है। तो 3 पार्ट्स में ये कंप्राइज होती है, जिसमें सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में हमारा आता है पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी। उसके बाद हम देखते हैं कि सेकेंडरी स्टेज यानी कि 9th और 10th में ये अपना कंटेंट कहाँ से लेती है। तो 4 डिसिप्लिन्स में डिवाइड हो जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। उसके बाद सीनियर या फिर हायर सेकेंडरी स्टेज, जिसे 11th और 12th भी बोलते हैं, वहाँ पे सोशल साइंस की जगह मतलब उसका कोई भी एक स्पेशल सब्जेक्ट लिया जाता है, उसमें स्पेशलाइजेशन की जाती है और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट में आ जाता है। अगर हम देखें सेकेंडरी स्टेज यानी कि 9th और 10th में जो हमारे ये पार्ट दिए हुए थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस और इकोनॉमिक्स, तो देखते हैं इसमें होता क्या क्या है। सबसे पहले हिस्ट्री, जैसे कि हमें पता है कि हिस्ट्री हमारे इवेंट्स से रिलेटेड चीज़ों को काफ़ी बताती है, क्या कि हमारी एक्टिविटीज़ पास्ट में हुई हैं। तो देखिए यहाँ पर कंसर्न्ड विद डिफरेंट इवेंट्स दैट हैव हैपेंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन डिफरेंट टाइम। अलग अलग समय में अलग अलग दुनिया के अलग अलग पार्ट में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, ये सब हमें हिस्ट्री ही बताती है। एंड हिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ द वेरियस फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड इज़ क्लोजली linked with other social science which makes a specific study of different facts of human life। देखिए बेसिकली ये होता है कि हिस्ट्री में हम ह्यूमन लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, ये कैसे सोशल साइंस के बाकी सारे पार्ट से रिलेटेड होता है, स्पेसिफिक स्टडी होती है ह्यूमन लाइफ के डिफरेंट फैक्ट्स की, तो ये सब हिस्ट्री में आता है। लर्निंग अबाउट हिस्ट्री इज़ वॉट मेक्स इट पॉसिबल टू लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड प्लान फॉर द फ्यूचर। देखिए हिस्ट्री के बारे में जानकर हम अपने फ्यूचर के बारे में प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है? ये डिफरेंट प्लेस से रिलेटेड है, जो डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं, जैसे जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, एटमॉस्फेयर, रिसोर्सेज, नेचर, टेम्परेचर, ट्रांसपोर्ट, समथिंग एक्सेट्रा। तो ये इन्वॉल्व करता है कि कैसे ह्यूमन को ये जो लैंडस्केप जो हमारे प्रोसेस होते रहते हैं, जैसे कि कई बार ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ हो रही हैं, पेड़ों को कट किया जाए तो इससे ह्यूमन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और वे एक्टिविटीज़ भी वैसे देखा जाए तो ह्यूमन के द्वारा ही की जाती है। तो ये जब जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं ये सारे ज्योग्राफी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस इन्वॉल्व करता है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, कैसे हमारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मतलब कैसे बना, हमारा गवर्नमेंट सिस्टम कैसे बना, पॉलिटिकल बिहेव कैसे होता है। तो ये सारा जो कंटेंट है वो डेमोक्रेसी, अथॉरिटी, इन सब से रिलेटेड होता है। टीचिंग ऑफ पॉल साइंस एक्वेंट्स स्टूडेंट्स मेनली विद डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। तो ये स्टूडेंट्स से किस चीज़ की जान पहचान कराता है? डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, जो हमारे लोकतांत्रिक जो मूल्य होते हैं उनके बारे में हम पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र वगैरह में पढ़ते हैं।
नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स होता है अर्थशास्त्र। ये एक सोशल साइंस है जो डील करती है ह्यूमन की वांट्स के से, यानी कि एक इंसान की क्या क्या इच्छाएं हैं, उसकी सेटिस्फेक्शन क्या है, और बाकी सारे इश्यूज जैसे प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एक्सेट्रा, ये सब इकोनॉमिक्स में आता है। एट दिस स्टेज economics is taught to learners in order to make them aware of the function of different economic institution। और ये भी बताता है कि हाउ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ परसिस्ट करती हैं हमारी कंट्री में बिकॉज ऑफ द इल फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। तो ये सारे इकोनॉमिक के अंदर आता है। देखिए जो सारी डिसिप्लिन्स हैं सोशल साइंस की अलग अलग हैं, सारी डिसिप्लिन्स अलग अलग एक पूरा वास्ट सिलेबस रखती हैं, लेकिन फिर भी ये मीनिंगफुली एक अर्थ के साथ आपस में एक दूसरे से रिलेट करती हैं और स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करती हैं कि जो भी हमारी सोशो इकोनॉमिक रिलेटेड जो इश्यूज़ आते हैं, डिफरेंट जो इश्यूज़ आते हैं और जो पॉलिटिकल चैलेंजेस आते हैं, उसके लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर हो। और उन्हें हेल्प करती है इन अचीविंग स्पिरिट ऑफ यूनिटी, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो देखिए अगला जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप ऑफ सोशल साइंस विद अदर डिसिप्लिन्स। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि सोशल साइंस का लैंग्वेज एंड लिटरेचर के साथ क्या रिलेशन है। तो लैंग्वेज जो है वो डील करती है कम्युनिकेशन से, हमारी एक्सप्रेशन से, जो हम सिंबल्स या फिर साउंड के थ्रू करते हैं। मतलब भाषा को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, बोल कर, लिख कर या फिर कोई सिंबल्स करके। तो लिटरेचर क्या है, वो एक्सप्रेशन है हमारी फीलिंग्स का, इमोशंस का और इमेजिनेशंस का। तो सोशल साइंस जो है वो प्रोवाइड करता है रिच कंटेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज़ रिलेटेड टू लैंग्वेज एंड लिटरेचर। देखिए कोई भी सब्जेक्ट है उसे उसके बारे में बात करने के लिए, उसे समझाने के लिए एक लैंग्वेज लिटरेचर का होना बहुत ज़रूरी है। तो सोशल साइंस में ये जो लैंग्वेज है वो भी एक रिच कंटेंट की तरह ही यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स के लिए प्रोवाइड की जाती है। एबिलिटीज़ है रिलेटेड टू लैंग्वेज एंड लिटरेचर। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ऐसे राइट करना है, कोई डिबेट कंडक्ट करानी है, डिस्कशन करना है या पोइट्री करनी है, तो इन सब के लिए दिस कैन बी टॉट टू स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ सोशल साइंस बेस्ड कंटेंट लाइक पॉवर्टी, कल्चरल हेरिटेज, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। तो कोई बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं सोशल साइंस के जिसको आप डिस्कस करने के लिए लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो, ये यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है, और लैंग्वेज जो है क्लोजली लिंक करती है हमारे सोशल रिलेशनशिप से, और यही मीडियम है थ्रू विच वी पार्टिसिपेट इन अ वैरायटी ऑफ सोशल एक्टिविटीज़ सच एज जेंडर, रिलेशंस, क्लास, किनशिप, स्टेटस एक्सेट्रा। तो लैंग्वेज देखिए बहुत ही अच्छी तरह से लिंक प्रोवाइड करती है, हमारा सोशल रिलेशनशिप्स बनाती है। किसी से आपको बातचीत भी करनी है तो भी लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है। रिलेशन स्ट्रांग भी करने हैं, बॉन्ड स्ट्रांग करना है तो भी लैंग्वेज का होना ज़रूरी है। तो एक मीडियम है जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं काफ़ी सारी सोशल एक्टिविटीज़ को करने के लिए। नेक्स्ट है इसका साइंस के साथ क्या रिलेशन है। तो साइंस देखिए अलाउ करती है सिस्टमैटिक एनालिसिस। साइंटिफिक अप्रोच जो भी होती है वो हेल्प करते हैं एनालाइज करने में डिफरेंट पास्ट सोशल इवेंट्स को, जैसे कि फेमाइन कॉजेज़ हो गए, रिवोल्यूशन हो गया, एनवायरमेंटल इश्यूज़ हो गए, जैसे कि टेम्परेचर, रोटेशन, रिवोल्यूशन जो अर्थ की हैं। तो ये साइंस की टर्म है लेकिन सोशल साइंस के साथ रिलेट करती हैं। साइंस का कोई एग्जिस्टेंट नहीं है विदाउट सोसाइटी। जैसे कि देखिए जब रिसर्च की जाती है तो रिसर्च किसके लिए की जाती है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए ही तो होती है। और जो रिसर्चर्स होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं वो वही मैन और वुमेन होते हैं जो हमारी सोसाइटी में रहते हैं, तो वो फोकस करते हैं वर्क फॉर गुडनेस ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे जो सोसाइटी का है वो साइंस के साथ बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। जैसे अगर कोई भी चीज़ फिज़िकल साइंस में चेंज होगी, फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, वेदर है, ट्रांसपोर्ट है, तो वो सोसाइटी को इम्पैक्ट ज़रूर करेगी। साइंस जो है वो स्टडी करती है सोशल इश्यूज़ को ही, उन्हीं की प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ती है, उन्हीं को रेक्टिफाई करने के लिए, उन्हीं को प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो साइंटिस्ट जो हैं वो रिसर्च करते हैं, उसी प्रॉब्लम्स को डीपर वे में देखते हैं। सोसाइटी जो है वो गिव करती है वैल्यूएबल डायरेक्शंस एंड गाइडेंस टू साइंस। अगर सोसाइटी ना हो तो साइंस किसके लिए रिसर्च करेगा और क्या रिसर्च करेगा। तो सोशल इश्यूज़ को, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए सोसाइटी का होना बहुत ज़रूरी है, और यही सोसाइटी जो है साइंस को एक गाइडेंस प्रोवाइड करती है, एक डायरेक्शन देती है। तो साइंस प्रोवाइड करती है काफ़ी सारे इश्यूज़, कंटेंट विच बिकम द बेसिस फॉर साइंटिफिक एनालिसिस। नेक्स्ट देखते हैं सोशल साइंस का मैथ्स के साथ क्या रिलेशन है। तो देखिए मैथ्स जो है
वो काफ़ी सारे टर्म सब्जेक्ट होते हैं, जैसे सोशल साइंस के बजट, प्राइस लिस्ट, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट, सेविंग, बैंकिंग, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सारों में जो है मैथ्स का स्टैट्स वाला जो कॉन्सेप्ट जो है वो आ जाता है। तो नंबरिंग यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाती है, जैसे कोई टेम्परेचर मेज़र करना हो तो नंबर में करना पड़ेगा। सिमिलरली जो सोशल इश्यूज़ हैं उनको भी हम कंसीडर करते हैं जब हम मैथ्स पढ़ रहे होते हैं। जैसे एवरेज लिया, परसेंटेज लिया, तो वो किस टॉपिक में आते हैं, रेनफॉल में आते हैं, टेम्परेचर में आते हैं। तो यहाँ पर जो सोशल साइंस और मैथ्स का है वो आपस में इंटर रिलेशन है। कई बार मैथ्स में एसएस यूज़ होती है कुछ टॉपिक से, और कई बार एसएस में मैथ्स के टॉपिक आ जाते हैं। मैथ्स का हम यूज़ करके मतलब दोनों इंटर रिलेट कर रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ दिया भी एग्जाम्पल, टाइम एंड डिस्टेंस में हम डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। तो ये भी एक तरह से सोसाइटी से रिलेटेड ही है। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड कैन बी साइटेड, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। अब सोशल साइंस का आर्ट्स के साथ क्या रिलेशन, तो आपने अपनी एसएसटी की बुक उठाई होंगी, वहाँ काफ़ी सारे पिक्चर्स हैं जो आपको बताती हैं कि आपके पास्ट में कैसे कैसे मॉन्यूमेंट्स थे, कौन कौन से आपने, जैसे मुग़ल एम्परर था तो उसकी काफ़ी सारे पिक्चर्स देखी होंगी, जहांगीर के टाइम में कितनी पेंटिंग्स होती थी, ये सारे स्क्रप्चर्स वगैरह, आर्ट्स, स्कल्पचर्स जो भी हैं, तो ये सब आपको आर्ट्स की तो फॉर्म है लेकिन सोशल साइंस की बुक में नज़र आती है। तो यहाँ पे भी इंटर रिलेशन हुआ। तो द नेचर, फंक्शनिंग और जो अचीवमेंट होती है सोसाइटी के एट अ मतलब ग्रेट एक्सटेंट पर, ये रिफ्लेक्ट होती है थ्रू आर्ट्स। जैसे पेंटिंग हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, म्यूज़िक हो गया, सांची के स्तूप आपने देखे होंगे, ताजमहल है, एलिफेंटा केव्स है, एलोरा केव्स है, ये सब एग्जांपल्स हैं। तब ये सब सिग्निफाई करते हैं कि रिचनेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। आपने देखा है कि पास्ट में मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं एक पिक्चर के थ्रू अगर आपको दिखाया जा रहा है तो उस समय भी हमारी जो रिच हेरिटेज आप बोल सकते हो, काफ़ी कल्चर ब्रॉड था तब भी। तो ये जो है स्टडी हम सब सोशल साइंस में करते हैं। द वे आर्ट एनरिच द कंटेंट ऑफ सोशल साइंस, इन द सेम वे सोशल साइंस एनरिच द कंटेंट ऑफ आर्ट। जैसे हमने पीछे वाला एग्जाम्पल में पढ़ा, मैथ्स और साइंस का इंटर रिलेशनशिप है, ऐसे ही एसएस और आर्ट का भी बहुत एक डीपर वे में रिलेशन है। ये हमें ये बताता है कि हाउ आर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं डिफ़र करती हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ इंडिया टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द चेंज इन सोशल सिस्टम एंड लोकेशन। देखिए हर एक की जो आर्ट सिस्टम है वो अलग अलग है, हर एरिया का अलग अलग है। बिहार की अलग मिलेगी, राजस्थान में चीज़ें अलग मिलेंगी। तो वो यही कह रही हैं, आपको दिखाते हैं कि एक पार्ट ऑफ इंडिया कैसे दूसरे पार्ट ऑफ इंडिया से एक डिफ़र करता है, और ये हम आर्ट के थ्रू देख सकते हैं। तो ये सोसाइटी ही तो है जो आर्ट के थ्रू हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से डिफ़र करती है। तो यहाँ पे काफ़ी गहरा रिलेशनशिप है। अब हम देखते हैं सोशल साइंस का वर्क एक्सपीरियंस से क्या रिलेशन है। तो वर्क एक्सपीरियंस मतलब किसी काम का अनुभव होना। देखिए स्कूल में क्या होता है, कुछ वोकेशनल कोर्सेज कराए जाते हैं स्कूल लेवल पर प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंडिविजुअल की बढ़ाने के लिए, जैसे SUPW, सोशली यूज़फुल प्रोडक्टिव वर्क। इसके अलावा क्राफ्ट एजुकेशन, वीविंग, हैंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़, पेंटिंग, जैसे समर कैंप में भी कई बार ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। गार्डनिंग बच्चों को कराई जाती है, एग्रीकल्चर, रिपेयर करना कुछ आइटम्स को। तो स्किल एजुकेशंस होते हैं जिसमें बच्चा क्या है, ये चीज़ें लाइवलीहुड के लिए सीखता है और सेल्फ रिलायंट होता है, यानी खुद पर निर्भर करता है। अब जैसे ही स्कूल से निकलेगा, कई पेरेंट्स इतने गरीब होते हैं कि वो आगे की स्टडी नहीं करा पाते, तो बच्चा इतना अनुभवी हो जाता है, स्किल सीख लेता है कि वो अपना जीवन यापन अपने लिए जो अर्निंग्स होती हैं वो खुद से कर पाता है। तो सोशल साइंस का यहाँ पर वर्क एजुकेशन के साथ, एक्सपीरियंस के साथ एक रिलेशन है। अब सोशल साइंस का हेल्थ एजुकेशन से क्या रिलेशन है, देखिए सोशल साइंस जो है वो कंट्रीब्यूट करता है प्रिवेंट करने में और ट्रीट करने में बीमारियों को बाय रिजॉल्विंग एनवायरमेंटल इश्यूज, सोशल रिलेशनशिप्स, कल्चरल फैक्टर एज वेल। तो देखिए अगर कोई एक पर्सन बीमार है, वो एनवायरनमेंट की वजह से है, पॉल्यूशन की वजह से है, तो अगर उस चीज़ को कम किया जाएगा तो वहाँ पे ये इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। दूसरा, अगर किसी की फैमिली में कोई झगड़ा है या कोई आपस में रिलेशंस मतलब नहीं है सही, तो उसका इम्पैक्ट भी उसकी हेल्थ पर पड़ता है। तीसरा, कुछ कल्चरल फैक्टर्स हो जाते हैं, दो पर्सनों के आपस में कल्चर जो हैं वो अलग अलग हों, तो वहाँ पे भी एक टाइप से आप बोल सकते हो कि इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। तो ये भी एक तरह से झगड़े का कारण है। तो ये अगर सोसाइटी में बैलेंस हो रहा है, एनवायरमेंटल इश्यूज़ ख़त्म हो रहे हैं, रिजॉल्व हो रहे हैं, एक मतलब हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, एक देखिए आगे भी दे रखे हैं, बैलेंस डाइट है, सेफ्टी है, फर्स्ट एड है, हेल्दी एनवायरनमेंट है, तो ये सब जो चीज़ें हैं अगर सोसाइटी की तरफ से अच्छे से की जाएंगी तो जो हेल्थ है उस पर मतलब अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है
टॉपिक इंटरफेस ऑफ सोशल साइंस विद सोसाइटी। तो ये टॉपिक खत्म हो चुका है, अब नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है। तो इसमें हम ये देखने वाले हैं कि सोशल साइंस सब्जेक्ट जो है, डिसिप्लिन जो है, वो कैसे सोसाइटी के साथ इंटरफेस करता है, कैसे, या फिर हम सोसाइटी से सोशल साइंस के कुछ वैल्यूज़, टर्म्स, ये सब सीखते हैं। तो सबको पता है कि सोसाइटी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर आते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन, रिलीजियंस, ये कल्चरल, ये सब इसी के अंदर आते हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूशन हम बोलते हैं उसे हम डायमेंशन या फिर एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी भी बोल सकते हैं। तो इस सारे डायमेंशंस जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं एक सोसाइटी को एज ए होल बनाने में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन जो है सोसाइटी के, इनकी एक अपनी इंडिपेंडेंट पहचान भी है, एग्जिस्टेंस भी है, और जब आपस में साथ में आते हैं तो इनका एक मीनिंगफुल वे भी निकल कर आता है। तो सोशल साइंस जो इंटरफेस है, इंटरेक्ट करते हैं काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन के साथ, इनको एक मीनिंग देने के लिए, और फिर जो भी इश्यूज़ आते हैं उनको इसी सोसाइटी के अंदर ही, मतलब इसी के साथ ही रहकर टैकल किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की, तो देखिए जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट से सोसाइटी में, कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन या शेयरिंग ऑफ पावर है वो कैसे किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन किसको दिया जाए। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन काफ़ी सारे हैं, जैसे हमारी स्टेट हो गई, गवर्नमेंट हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, ये सारे जो हैं प्ले करते हैं कुछ रोल्स, जिससे हम सोशली कंट्रोल कर पाएँ सोसाइटी को, मतलब जहाँ भी कुछ गलत हो रहा हो या कुछ भी है उसको एक बैलेंस्ड वे में रख पाएँ, चेंज कर पाएँ जहाँ पे भी मैंडेटरी हो, और अपलिफ्टमेंट हो पाए, डेवलपमेंट हो पाए जो थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है उस टाइप से। तो पॉलिटिकल इश्यूज़ काफ़ी होते हैं रिलेटेड टू सिटीजनशिप, कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन, ब्यूरोक्रेसी, पब्लिक ओपिनियन। इन सब में हम चाहते हैं कि ये सोशल जो साइंस है वो सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट में काफ़ी एक वाइटल रोल प्ले करता है। तो डिफरेंट डायमेंशंस है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के भी, और वो ऑक्यूपाई करते हैं एक सिग्निफिकेंट प्लेस हमारे सोशल साइंस में। अगला अगर हम बात करें तो वो है इकोनॉमिक सिस्टम। देखिए इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो हैं वो डील करते हैं फाइनेंस रिलेटेड मैटर से, सोसाइटी के जो भी होते हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट, किसी भी गुड्स वगैरह की, वेल्थ, वेलफेयर, स्कैरसिटी होना किसी चीज़ की, चॉइस, मार्केट है, प्रॉपर्टी है, वर्क है, ऑक्यूपेशन है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ये सब टर्म्स जो हैं वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर आती हैं। तो एक ह्यूमन के लिए इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इसकी स्किल होना। तो नॉलेज ऑन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी और जो स्किल्स होते हैं ताकि हम इकोनॉमिक इशू से डील कर पाएँ, ये एक इंडिविजुअल के लिए बहुत मैंडेटरी हैं फॉर लिविंग इन द सोसाइटी। तो देयर इज़ नीड टू स्टडी इकोनॉमिक इश्यूज़ इन सोशल साइंस एज वेल। नेक्स्ट जो है वो है एजुकेशन सिस्टम। देखिए एजुकेशन सिस्टम जो है, सबको पता है कि एजुकेशन एक फैक्टर है बहुत बड़ा ह्यूमन की डेवलपमेंट में। तो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर भी आप इसे बोल सकते हो। एक क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भी इंडिविजुअल को सोसाइटी के अंदर कैसे रहना होता है, कैसे मतलब चीज़ें बरकरार करनी होती है, एक अच्छे वे में अपनी लाइफ को स्पेंड करना होता है, वो हमें एजुकेशन से ही सीखने को मिलता है। तो एजुकेशन एक मेजर डिटरमाइनिंग फोर्स है फॉर अचीविंग इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो गई, रिलीजियस टॉलरेंस हो गया, एक हेल्दी लिविंग हो गई, ये सब सोसाइटी के ऐसे टर्म्स हैं जो एजुकेशन ही इन सबको अचीव कराने में हमारी मदद करती है। तो इसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, टीचिंग चाहिए, जो एजुकेशन के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। तो इस एजुकेशन की हेल्प से हम सब ये सब जो हैं हमारे बिहेवियरल चेंजेस जो हैं उनको अचीव कर सकते हैं, डिज़ायरेबल जो चेंजेस हैं वो अचीव कर सकते हैं, और एक बायोलॉजिकल मैन या वुमेन से एक सोशल मैन और वुमेन में खुद को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्रिजर्वेशन में, ट्रांसमिशन में, कोई भी वैल्यूज़ वगैरह होगी, कल्चर हो गए, और प्रमोशन में इन्हीं कल्चर वैल्यू सिस्टम को हमारी सोसाइटी में। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है सोसाइटी की वो नेशन पे की डिपेंड करती है हमारे एजुकेशन सिस्टम पे। इसीलिए जो सोसाइटी है वो काफ़ी टाइम, काफ़ी चीज़ें इन्वेस्ट करती है एजुकेशन सिस्टम में। तो सोशल साइंस जो है वो डिफरेंट एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज़ जैसे लिटरेसी, बेसिक एजुकेशन, मास एजुकेशन, एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, ये सब कंटेंट में हेल्प करता है ताकि हम जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको बेटर वे में करा पाएँ। नेक्स्ट जो है वो कल्चरल सिस्टम। देखिए कल्चरल सिस्टम क्या होता है, सबको पता है कि कल्चर जो है एक यूनिक पोजीशन है ह्यूमन बीइंग का, मतलब एक इंसान कैसे बिहेव कर रहा है ये सब हमें कल्चर के थ्रू ही पता चलता है। एक इंसान को एक जानवर से अलग करता है ये कल्चर। कल्चर एक ब्रॉड टर्म है जिसमें हमारा आर्ट, मोरल, लॉ, कस्टम, ट्रेडिशन, वैल्यू, मोड्स ऑफ लाइफ, हमारे एथिक्स, हमारे एटिक्वेट्स, हाउ टू बिहेव विद द पीपल, हाउ टू लिव इन दिस सोसाइटी, दिस ऑल टर्म्स आर डिफाइंड बाय द
कल्चर। तो ये कल्चर जो है वो इंडिविजुअल एक्वायर जो करते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। अलग अलग जगह का एक अलग अलग कल्चर होता है। एक सोसाइटी जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल से बनी है जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कल्चरल पैटर्न्स एंड वैल्यू। तो इंडिया एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, काफ़ी डाइवर्स नेचर है इंडिया का। तो नॉलेज और रिस्पेक्ट जो है वो डाइवर्स कल्चर की हमारी सोसाइटी में एक मतलब इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स आप सोशल साइंस का उसको कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करती है ये चीज़। तो हमें अलग अलग कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको जो भी चीज़ें अच्छी लगी उनको फॉलो भी करना चाहिए। तो एक सोशल साइंस मतलब इसके थ्रू भी इंटरफेस करती है हमारी सोसाइटी में। नेक्स्ट जो है वो है रिलीजियस सिस्टम। देखिए रिलीजियस सिस्टम जैसे सबको पता है कि धर्म धार्मिक से रिलेटेड है, तो इंडिया जो है मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। यहाँ पे अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग स्पिरिचुअल से हैं, अलग अलग भगवानों को मानते हैं। तो रिलीजन का मतलब क्या है? सिस्टम ऑफ बिलीव्स है, प्रैक्टिस है, बाय मीन्स ऑफ विच अ ग्रुप ऑफ पीपल अटेम्प्ट करते हैं टू कॉप विद द अल्टीमेट प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो रिलीजियस और मोरालिटी जो हैं वो दो इन्फ्लुएंशियल फोर्सेस हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करते हैं सोसाइटी में कैसे रहा जाए, कैसे अचीव किया जाए सोशल चेंज या फिर कंट्रोल जो भी हैं। तो रिलीजन जो है वो एक कल्चरल नीड है ह्यूमन बीइंग की, जिसका एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इकोनॉमिक सिचुएशन पर, पॉलिटिकल सिस्टम पर, हमारे जो भी एजुकेशनल टास्क होते हैं उस पर भी पड़ता है सोसाइटी में। तो रिलीजियस सिस्टम का एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ जाता है कह सकते हैं हमारी सोसाइटी में ह्यूमन लाइफ के ऊपर। तो इंडिया मल्टी रिलीजियस है, ये हमें पता है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें अलग अलग धर्मों की, और क्योंकि ये जो है एक सिग्निफिकेंट पार्ट है हमारे सोशल साइंस करिकुलम का। अब बात करें अगर आर्ट एंड एस्थेटिक्स की, तो देखिए आर्ट और एस्थेटिक्स होता क्या है? आर्ट एक क्रिएशन है इमेजिनेशन के साथ, क्रिएटिविटी के साथ, जो एक्सप्रेस करती है इंपॉर्टेंट आइडियाज़ और फीलिंग्स को। जबकि एस्थेटिक्स देखा जाए तो ब्रांच है फिलोसफी की जो डील करती है ब्यूटी ऑफ आर्ट एंड आर्टिस्टिक टेस्ट से। पोइट्री, स्कल्पचर, म्यूजिक, ड्रामा, पेंटिंग, ये सब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स। आर्ट और एस्थेटिक्स जो है वो कंसीडर किए जाते हैं सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट हमारी सोसाइटी के। ये करेक्टराइज करते हैं ब्यूटी को, गुडनेस को, वैल्यूज़ को, क्रिएटिविटी को, जो भी हमारी सोसाइटी के हैं उन सबको। तो कल्चरल जो प्रोग्रेस है सोसाइटी की, मतलब ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताती है कि कितनी डेवलपमेंट हुई है चीज़ों में। तो ग्रेटनेस जो है इंडियन आर्ट और एस्थेटिक्स की, हम कह सकते हैं कि वो क्रिएटिव वर्क है जो हमारे टेम्पल्स में, केव्स में, मॉन्यूमेंट्स में एक्सेट्रा जगह पाए जाते हैं। तो ये भी सिग्निफाई करते हैं कि कल्चरल प्रोग्रेस हमारी सोसाइटी की कितनी हुई है। तो दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर द स्कोप ऑफ सोशल साइंस। नेक्स्ट जो है वो है हेल्थ एंड हाइजीन। देखिए हेल्थ एंड हाइजीन जो है एक पर्सनल फिटनेस होना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे एक क्वालिटी लाइफ उसको प्रोवाइड की जाती है। हेल्दी इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि वो फिजिकली, मेंटली, सोशली पूरी तरह से फिट हो ताकि वो एक फ्रूटफुल लाइफ अपनी स्पेंड कर पाए। हाइजीन एक कंडीशन है जिसमें हेल्प किया जाता है अपनी हेल्थ को मेंटेन करने में और किसी भी बीमारी से बचे रहने के लिए। हाइजीन हेल्प करता है एक सेफ़ और हेल्दी एनवायरनमेंट। तो इस हेल्दी लिविंग सोसाइटी में रहने के लिए हर एक को मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ और हाइजीन मतलब एक अलग अलग लेवल पर बनानी ही पड़ती है, पर्सनल पर, फैमिली लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर एक्सेट्रा। तो मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ और हाइजीन अगर यहाँ से देखा जाए तो एक पर्सनल लेवल पर होना ही सिर्फ एक इशू नहीं है, जबकि इसको हम सोसाइटल लेवल पर भी इशू एक मान सकते हैं। तो हेल्थ और हाइजीन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक सिग्निफिकेंट थीम फॉर डिस्कशन एंड एनालिसिस एट द सोसाइटल लेवल। तो दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर द स्कोप ऑफ सोशल साइंस। इसमें जो लास्ट है वो दे रखा है एनवायरनमेंट। देखिए एनवायरनमेंट जो है वो दो तरीके का होता है, और एक सोसाइटी के अंदर कोई भी अगर इंसान रह रहा हो तो एनवायरनमेंट का उस पर इफेक्ट पड़ता ही है। एक जो नेचर ने हमें दिया एनवायरनमेंट, जिसे फिजिकल एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट बोलते हैं, और एक जो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है जो इंसान ने खुद से बनाया है। हमें नेचर ने क्या क्या दिया है? सॉइल, क्लाइमेट, लैंड, फॉर्म, सॉइल, ये सब कुछ हमें नेचर का दिया हुआ है। जबकि ह्यूमन ने क्या बनाया? ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन व्हीकल्स हो गए, ट्रेड हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गई, तो ये सब हमारा ह्यूमन मेड है। तो एक इंसान के सोशल बिहेवियर पर ये दोनों ही अच्छे तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं और ये दिखाते हैं, मतलब एक इंसान जो है जैसे क्लाइमेट में रह रहा हो उसका कॉम्प्लेक्शन वैसा ही हो जाता है, जैसे लोगों के बीच रह रहा हो उसके वर्बल जो है वो बातें वैसी ही हो जाती है, मेंटालिटी उसकी वैसी ही हो जाती है। तो एक तरह से जो है उसका कल्चर है वैसे ही, मतलब आसपास के जैसे कपड़े डाल रहे हैं वैसे ही वो कस्टम, ट्रेडिशन सब फॉलो करने लग जाता है। तो एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है एक इंडिविजुअल पर। तो सोशल साइंस इंटरफेस करता है डिफरेंट एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज़ और ट्राई टू करता है इनकॉर्पोरेट दीज काइंड्स ऑफ इश्यूज़। तो ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। काफ़ी सारे टर्म्स इसमें हमने बात की है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए आप फ्रेंड्स आपको
टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे इसकी PDF सेंड कर दी जाएगी। उसके बाद देखिए कुछ हमने पीछे एक इंटीग्रेटेड नॉलेज एक टर्म पढ़ी थी, तो उसका यहाँ मैंने लिख दिया। इंटीग्रेटेड नॉलेज जो टर्म है उसमें हम कोलैबोरेटिव लर्निंग, जहाँ पे सारे मिलकर एक साथ लर्निंग करते हैं, अलग अलग आइडियाज़ ऑब्टेन होकर आते हैं, पैशन फॉर लर्निंग, होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है एक इंडिविजुअल की, एनरिच करते हैं एनवायरनमेंट को, और बच्चों का मोटर स्किल डेवलपमेंट भी होता है। तो इंटीग्रेटेड नॉलेज के कुछ पॉइंट्स हैं। अब जो लास्ट है टॉपिक वो है अप्रोचेस टू टीच सोशल साइंस। तो कैसे पढ़ाया जाए सोशल साइंस को क्लास में। देखिए सबसे पहले पढ़ाने के 3 तरीके होते हैं। काफ़ी सारी अप्रोचेस जो भी आप यूज़ कर रहे हो उनको 3 हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक है टीचर सेंटर्ड, जिसमें टीचर को मेन फोकस पर रखा जाता है, जैसे टीचर जब लेक्चर देता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है किसी चीज़ को। दूसरा होता है स्टूडेंट सेंटर, जिसमें स्टूडेंट को मेन माना जाता है, जैसे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में होती है ना हमारी बाल केंद्रित शिक्षा, जिसमें बच्चे को मेन रखकर माना जाता है। नेक्स्ट होती है सब्जेक्ट सेंटर, जिसमें सब्जेक्ट या कंटेंट को मेन फोकस रखा जाता है। तो हम यहाँ पे काफ़ी सारी अप्रोचेस देखने वाले हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिसिप्लिनरी अप्रोच की। देखिए डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो इन्वॉल्व करती है सिंगल कंटेंट एरिया को, सिंगल डिसिप्लिन को, जैसे सोशल साइंस, मैथ, साइंस, लैंग्वेज, आप कोई भी एक अगर ले लीजिए तो हार्डली कोई लिंकेज होता है इनका आपस में। करेक्टराइज करते हैं टीचिंग प्रैक्टिस विद वन सब्जेक्ट और एनकरेज करते हैं टीचर फॉर स्पेशलाइजेशन। अगर आप एक ही कंटेंट पे फोकस करेंगे तो ऑब्वियस है कि उसमें स्पेशलाइजेशन हो ही जाती है, डेप्थ होती है कंटेंट नॉलेज की, मतलब काफ़ी डीपली उस पर डिस्कस किया जाता है। तो फोकस करते हैं, जैसे सोशल साइंस हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स। तो यहाँ पर एक सोशल साइंस को लिया जा रहा है एज अ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, कि उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है वो किसी पर भी निर्भर नहीं करती, तो डिफरेंट है काफ़ी अदर डिसिप्लिन से भी। नेक्स्ट है हार्डली अलाउ करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट विद अदर डिसिप्लिन। जैसा ऊपर भी बताया कि सिंगल कंटेंट सिंगल डिसिप्लिन मानकर जाता है, इनमें कोई भी लिंकेज नहीं होता आपस में। जैसे कि एग्जाम्पल में दिखाया हुआ देखिए मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस, आपस में इनका कोई लिंकेज नहीं है, तो ये अलग अलग डिसिप्लिन है। तो हम इस तरह की अप्रोच को बोलते हैं डिसिप्लिनरी अप्रोच, जहाँ पे एक ही सब्जेक्ट को उसी सब्जेक्ट से ही पढ़ाया जाए, उसमें कोई और सब्जेक्ट को इंक्लूड ना किया जाए। नेक्स्ट जो है वो है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो देखिए फैसिलिटेट करता है इंटीग्रेटेड नॉलेज को, जो भी हमने ऊपर टर्म्स की बात की। इसमें क्या होता है, ये काफ़ी लर्नर सेंटर्ड होती है। इसमें जो कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग है, एक सिंगल सब्जेक्ट को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखकर, मल्टीपल डिसिप्लिन के साथ देखकर डिस्कस किया जाता है। तो इंट्रैक्शन होता है टू और मोर डिसिप्लिन में। जैसे स्कूल एजुकेशन की बात करें तो स्कूल में एजुकेशन कैसे होती है, उसमें सारे सब्जेक्ट्स को इंकलकेट किया जाता है, हिंदी को, मैथ्स को, इंग्लिश को, एसएस को, साइंस को, ड्राइंग को, आर्ट एंड क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन, तो जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब मिलकर स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच मानी जाती है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, देखिए बच्चा एक सब्जेक्ट को अलग अलग सब्जेक्ट से, एक डिसिप्लिन को अलग अलग डिसिप्लिन के साथ जोड़कर चलेगा तो वो हाईली एंगेज रहेगा, उसका जो मेंटल लेवल है वो भी इंक्रीज़ होगा, स्टूडेंट सेंट्रिक होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को खुद से एफर्ट डालने हैं, खुद से लिंक करना है। अगला है ऑथेंटिक होगा, रियल लाइफ लर्निंग है। तो अगर इस टाइप की लर्निंग में देखिए रियल लाइफ सिचुएशंस ली जाती हैं तो उसे रियल लाइफ लर्निंग ही बोला जाता है। बच्चा खुद से सोचेगा, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स को, डिसिप्लिन को आपस में जोड़ेगा, तो उसके क्रिटिकल थिंकिंग लेवल और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स हैं वो बढ़ जाएंगे, उसका कॉग्निटिव लेवल भी इंक्रीज़ होगा, वो लर्नर की स्ट्रेंथ जो होगी वो हाईलाइट करेगा, क्योंकि बच्चा अपने आप से कुछ चीज़ें बताएगा कि भाई हाँ इसमें ये चीज़ हो सकती है, ऐसे हो सकता है, तो वो उसका एक जो माइंड पावर है वो भी इंक्रीज़ करेगा। तो ओपन करता है डोर्स फॉर स्टूडेंट्स टू डेवलप इंटरेस्ट इन अ वैरायटी ऑफ कंटेंट एरियाज। जरूर नहीं है मैथ्स पढ़ाया जा रहा है तो बच्चे का मैथ्स में इंटरेस्ट ना हो, तो कुछ चीज़ें लिंक करके, जैसे डायग्राम्स है, हो सकता है उसको आर्ट अच्छा लगता हो और पिक्चर बनाने में माहिर हो तो डायग्राम अच्छे से बना पा रहा हो तो लिंक कर सकता है। जैसे कि अगर किसी को इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं है तो इंग्लिश में सपोज एक एसएसटी की स्टोरी आ रही है, कोई भी कहानी आ रही है, उसको कहानियों में इंटरेस्ट है, तो वो हो सकता है उससे इंटरेस्ट अपना ग्रैब करने लग जाए। तो यहाँ पे अलग अलग कंटेंट के साथ बच्चे के हम इंटरेस्ट को डेवलप कर सकते हैं। देखिए यहाँ एक छोटा सा पिक्चर दिखाया हुआ है, ये भी इसी का ही है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का। नेक्स्ट जो है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में क्या होता है, डिफाइन किया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स वर्क ऑन कॉमन सब्जेक्ट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ देयर ओन डिसिप्लिन। देखिए जैसे यहाँ पे था, कोई बाउंड्री नहीं थी, आपस में सारे इंटर रिलेट कर रहे थे, लेकिन अब जो अगला है मल्टी डिसिप्लिनरी में बाउंड्री के साथ होगा, काम सारे करेंगे लेकिन अपनी अपनी बाउंड्री में रहकर इंटर रिलेट भी करेंगे। सपोज देखिए यहाँ एग्जाम्पल क्या दे रखा है, एक हेल्थ साइंस में क्या होता है, टीम्स को ऑफन कंपोज किया जाता है वैरायटी ऑफ एक्सपर्ट्स से, जैसे कि टीम मेंबर्स होते हैं, डॉक्टर हो गया, एक ये हो गया, कोई भी अगर हेल्थ की फॉर्म में देखा जाए तो एक डॉक्टर हो गया, एक रिसेप्शनिस्ट होता है, एक लैब टेक्नीशियंस होते हैं, तो ओटी में अलग डॉक्टर होते हैं। तो ये सारे जो हैं काम करते हैं लेकिन अपने अपने दायरे में रहकर, अपनी अपनी बाउंड्रीज़ में रहकर, तो अपने अपने डिसिप्लिन में रहते हैं। तो इनमें कोई लिमिटेशन इंट्रैक्शन नहीं होता,
बिटवीन ईच अदर। ज़्यादा नहीं होता, लेकिन एक जो प्रॉपर है, जैसे सपोज वेट मैनेजमेंट की बात की जा रही है, तो वेट मैनेजमेंट का लिंक पेशेंट है यहाँ पर जिसे अपना वेट मैनेज करना है, तो वो एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट के पास भी जाएगा एक्सरसाइज के लिए, डाइटिशियन के पास भी जाएगा अपनी डाइट सेट कराने, हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिर जो जैसे मेडिकेशन लेगा तो बीच में डे बाय डे उसकी मेडिकेशन चेंज हो जाती है, तो उसके पास भी जाएगा कि किस तरह से कितने डोज लेने हैं, कितने दिन बाद कैसे करना है, दोबारा आएगा चेकअप के लिए तो उसकी डोज में चेंज होगा, तो इसके लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर और एक बिहेवियरल थेरेपिस्ट के पास भी जाएगा ताकि उसके बिहेवियर मतलब जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको सपोर्ट मिल सके, और उसको अगर मैंडेटरी हो तो एक कोच भी प्रोवाइड किया जाए ताकि उसको बता सके कि नहीं इसको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। तो आपस में लिंकेज नहीं है, लेकिन जो मेन टर्म है उससे ज़रूर लिंकेज है। तो इस टाइप के डिसिप्लिनरी अप्रोच को हम बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। नेक्स्ट चलते हैं थीमेटिक अप्रोच। देखिए ये थीम पर बेस्ड है, जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, तो इंटीग्रेट करते हैं इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं टू डेमोन्स्ट्रेट द टॉपिक। इन दिस द एंटायर प्रोसेस ऑफ टीचिंग सेंटर्स अराउंड अ थीम। एज आई टोल्ड यू, अ थीम जो है टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है विच कनेक्ट्स द डिफरेंट टीचिंग लर्निंग एरियाज और सब्जेक्ट, जो काफ़ी सारे डिफरेंट टीचिंग लर्निंग एरियाज और सब्जेक्ट को आपस में जोड़ता है। स्टार्ट करते हैं विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए कॉमन थीम। कोई भी एक थीम ले लिया, उसको आइडेंटिफाई किया और अलाउ किया उसको स्ट्रक्चरिंग कॉन्टेंट्स में ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन बेस्ड ऑन इट। उसके बाद मेक किया टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, इंटीग्रेट किया और उसे मीनिंगफुल बनाया। तो डिफरेंट एजुकेशनल टास्क जैसे कि करिकुलम हो गया, सिलेबस हो गया, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स हो गया, मटेरियल्स हो गया, असेसमेंट्स हो गया, ये एक्सेट्रा जो है वो रिवॉल्व करते हैं इसी थीम के अराउंड। मतलब एक थीम पर बैठकर अप्रोच मतलब लगाई जाती है और उसमें काफ़ी सारे टर्म्स को उसको एनालाइज भी किया जाता है, उसमें मटेरियल्स भी लगाए जाते हैं, उसको एसेस भी किया जाता है, उसमें सिलेबस भी डिफाइन किया जाता है। तो सारी थीमेटिक एक आपस में ही घूमती रहती है सारी अप्रोच, मतलब एक ही अप्रोच के अंदर काफ़ी सारे जो टर्म्स हैं वो सारी इंटरलेट करती रहती है। तो ये अप्रोच हेल्प करती है कंबाइन करने में 2 और मोर डिसिप्लिन्स अंडर अ सिंगल थ्रेड थ्रू ए कॉमन थीम। तो जब when the learning is provided as a whole and connected to the real world rather than considered as a part, तो तब उसको थीमेटिक अप्रोच बोला जाता है। ये क्या डेवलप करता है स्टूडेंट की? देखिए हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, होट्स बच्चे में डेवलप करता है, उसकी थिंकिंग को क्रिएटिव बना देता है। असेसमेंट इसमें कैसे होता है, काफ़ी सारे एस्पेक्ट पर बेस होता है जो स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट का, जिसमें 3 जो है मेन कंसर्न्स हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फिर इकोनॉमिक कंडीशंस होते हैं, जिसे आप देख सकते हो। हेल्थ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिफाइन की जाती है बर्थ के टाइम पे। एजुकेशन में क्या है, मीन्स ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर अडल्ट एजेस 25 ईयर्स और मोर, और सेकंड है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन ऑफ स्कूलिंग एंटरिंग एज। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा। तो ये एग्जाम्पल है इसका थीमेटिक का, एक ही थीम है ह्यूमन डेवलपमेंट और आपस में काफ़ी सारे उसमें डिवाइड होकर मतलब बटी हुई है। नेक्स्ट है वो है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच। देखिए इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच हमने बहुत बार पढ़ी है। इंडक्टिव को इन यानी आना आगमन है हिंदी में, डिडक्टिव उसका अपोजिट है यानी निगमन। जहाँ निगमन आएगा वहाँ नियम से लेकर उदाहरण पे जाएंगे और जहाँ आगमन आएगा वहाँ उदाहरण से लेकर नियम पे जाएंगे। तो जो इंडक्टिव होता है वो आगमन विधि है जिसमें हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं थ्योरी फ्रॉम एग्जाम्पल, यानी कि एक ऐसी थ्योरी जिसमें एग्जाम्पल से हम थ्योरी यानी कि उदाहरण से नियम बनाते हैं, और उदाहरण जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, स्पेशल होते हैं, उनसे जनरल पर जाया जाता है। सेकेंड है डिडक्टिव जो इसकी अपोजिट है, जिसमें हम हेल्प करते हैं टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ गिवन थ्योरी। यहाँ पे थ्योरी पहले से ही दी गई है, उसको प्रयोग करके हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल स्पेसिफिक हैं तो ये जनरल टू स्पेसिफिक जाएगी। काफ़ी देखिए दोनों अपोजिंग होती हैं लेकिन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। इंडक्टिव अप्रोच जो है वैलिडेट नहीं है विदाउट द डिडक्टिव अप्रोच, आपस में इंटरलेट है, इसलिए दोनों एक दूसरे को वैलिडेट करती हैं। कोई चीज़ इंडक्टिव होगी तभी डिडक्टिव होगी, डिडक्टिव होगी तभी इंडक्टिव होगी। ऐसी डिडक्टिव का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है विदाउट इंडक्टिव अप्रोच। फॉर एग्जांपल देखिए हम बात करते हैं, आपने मैथ्स के काफ़ी सारे सम किए होंगे a+b का होल स्क्वायर। तो हेयर वी आर गिविंग योर थ्योरी कि a+b का होल स्क्वायर ये पहले से ऑलरेडी हमें पता है, इसका यूज़ करके हम काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। a² + b² + 2ab इसका सॉल्यूशन आ जाएगा और उसको हम वैल्यू पुट करके मतलब यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले ही थ्योरी दे दी और उससे काफ़ी सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए, तो ये था डिडक्टिव। जबकि अगर अपोजिट दिए जाएँ, हमें कोई एग्जाम्पल दिया जाए और उससे हमें कोई थ्योरी जनरेट करनी हो तो वो इंडक्टिव का एग्जाम्पल होगा। एग्ज़ाम में लिखते वक्त आपको ये एग्जाम्पल जो हैं वो बताने होंगे। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट नाम में ही है कि बच्चों को अपनी जो है नॉलेज कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, तो लर्नर सेंट्रिक है, बच्चा इसमें नॉलेज खुद ब खुद कंस्ट्रक्ट करेगा। तो दिस अप्रोच स्टेट्स दैट लर्निंग अकर्स इन ए सोशल एनवायरनमेंट एंड ए चाइल्ड मस्ट बी गिवन मैक्सिमम फ्रीडम टू कंस्ट्रक्ट हिज और हर नॉलेज इन द एनवायरनमेंट।
बच्चा कंस्ट्रक्ट करेगा तो उसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी ही चाहिए ताकि वो खुद से अपनी जो नॉलेज है कंस्ट्रक्ट कर पाए। तो एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज शुड बी गिवन टू देम टू कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज बाय रिलेटिंग न्यू आइडियाज़ टू द एग्जिस्टिंग आइडिया। तो जितने भी उसके पास एग्जिस्टिंग आइडियाज़ है उससे बता के एक नया आइडिया जनरेट कर पाए। कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिसे हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से पढ़ा सकते हैं, जैसे कि नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गया, जेंडर इन इक्वालिटीज़ हो गया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो गया, चाइल्ड लेबर, पॉल्यूशन एक्सेट्रा। तो इसमें बच्चा जो है अपनी खुद की थिंकिंग लगाएगा, खुद से बातें सोचेगा और उसको एक पेपर पर उतार देगा। तो काफ़ी सारी अप्रोचेज़ हमने आज यहाँ पर देखी। आप देखिए ये एग्ज़ाम में किस तरह से इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब 2-3 क्वेश्चन कोई बार बार इन्होंने पूछा हुआ है इस यूनिट में से। जैसे पहला है अप्रोचेस बतानी है कि सोशल साइंस को कैसे टीच किया जाए सेकेंडरी लेवल पर, ये 2021 का है। नेक्स्ट है 27 में मीनिंग ऑफ सोशल साइंस, और जो अप्रोचेस वही सेम क्वेश्चन है 2017 में ये पूछा गया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डिसिप्लिन्स है सोशल साइंस का कैसे आपस में रिलेट कर रहे हैं और कैसे स्कूल लेवल पर पढ़ाए जाएं। तो ये हमने पढ़ा है कि सोशल साइंस को मैथ्स के साथ, साइंस के साथ, आर्ट के साथ, हेल्थ के साथ, तो ये सारा हमने कर लिया वर्क एक्सपीरियंस के साथ। तो इसको वीडियो को ज़रूर देखें। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बताने हैं सोशल साइंस का अदर डिसिप्लिन्स के साथ। तो एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है और लास्ट में ये पूछा गया कॉन्टेक्स्ट और कंसर्न्स क्या हैं सोशल साइंस के। तो फ्रेंड्स एक ही क्वेश्चन को देखिए, इन्होंने बार बार घुमाकर पूछा है, मेनली दो या तीन ही हैं कि अप्रोचेस कौन कौन सी यूज़ की गई हैं, कॉन्टेक्स्ट और कंसर्न्स क्या हैं, इसका मीनिंग डेफिनेशन भी आप करके जाइए, और उसके अलावा जो रिलेशनशिप है बाकी सब्जेक्ट के साथ, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनिट ये बड़ी भी है और काफ़ी मार्क्स की आती भी है एग्जाम में। एक या दो क्वेश्चन तो इसमें से ज़रूर आते हैं फ्रेंड्स। तो ये वीडियो सच में बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। और अगर आपको इसी PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर इसकी जो PDF है अपलोड कर दी जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऊपर से रेड बेल जो है वहाँ पर उसको भी दबाइए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिल जाए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।